हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि ये आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट के आपके जो टो सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट है वो मैं आपको करा रही हूँ। तो ये 10 प्रैक्टिस सेट है जिसमें से हम 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं करे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी बचा नहीं है और ये ही टाइम है कि हमें प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे। ठीक है, तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कर लेते हैं। फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, फटाफट से करेंगे। ठीक है, टाइम नहीं लगाएंगे, जैसे एग्ज़ाम में करते हैं। तो 1 घंटे के अंदर ही हम प्रैक्टिस सेट को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया। कौन सा महाद्वीप है भाई? एशिया महाद्वीप है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप जो है वो उसमें एशिया आता है नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पर आपका आता है अफ्रीका। तीसरे नंबर पर आपका आता है उत्तरी अमेरिका। और चौथे नंबर पर आपका आता है दक्षिण अमेरिका। 5वें नंबर पर अंटार्कटिका। फिर 6ठे नंबर पर यूरोप और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षण पैटर्न के संदर्भ में गर्म शीतोष्ण जलवायु में CF का क्या अर्थ है? तो वर्षण पैटर्न के संदर्भ में गर्म शीतोष्ण जलवायु में CF का अर्थ होता है साल भर वर्षण है। क्या है? साल भर वर्षण। ठीक है, ये इसका होगा आंसर। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल वैशाखी से संबंधित है? तो काल वैशाखी जो है वो पश्चिम बंगाल में तेज गरज के साथ में तेज आंधी और भारी बारिश होती है, जिसे काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो महानदी द्रोणी जो है वो आपकी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, इसका उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य में धमतरी जिले के सिहावा पहाड़ी से होता है। ठीक है, तो कहाँ नहीं हुआ भाई? कर्नाटक में नहीं हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इनका विस्तार है। बंद कर दो बंद कर दो पर्दा डाल के। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान में हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी जो है वो आपकी शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, जिसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। ये हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी और भौगोलिक रूप से युवा भाग है, जो पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हरित क्रांति के संबंध में आपका हरित क्रांति केवल उन क्षेत्रों में शुरू किया गया था जहाँ सिंचाई का आश्वासन दिया गया था, तो ये बात सही है। ये मुख्य रूप से गेहूं और चावल उगाने वाले क्षेत्रों पर लक्षित था, ये भी सही है। ये कृषि आधुनिकीकरण के लिए एक निजी क्षेत्र का कार्यक्रम था, तो ये गलत है। हरित क्रांति जो है वो मुख्यतः गेहूं और चावल उगाने वाले क्षेत्रों पर केंद्रित था। ठीक है, इसके तहत उर्वरकों और सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पे भी बल दिया गया और आपका इसे सफल बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा वित्त पोषित भी किया गया था। तो ये तीसरा नंबर आपका नहीं होगा। करेंसी नोट और सिक्कों को डैश कहते हैं। तो करेंसी नोट और सिक्कों से युक्त जो मुद्रा होती है उसको कागजी मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? कागजी मुद्रा। करेंसी नोट छापने का अधिकार किसको है भाई? तो भारतीय रिजर्व बैंक को है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश वे पदार्थ हैं जिसके लिए भारत में वस्तु और सेवा कर यानी कि GST तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगेंगे। तो तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ विनिर्मित पदार्थ हेतु भारत में वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दोनों लगते हैं। ठीक है, 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1900 भारत में भारत में सर्वप्रथम बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 19 जुलाई को 1969 में। ठीक है, और दूसरी बार कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? तो 15 अप्रैल को किया गया था और 1980 में किया गया था। ठीक है, कितने 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 6 बैंकों का। ठीक है, और जो 1969 में हुए थे उस समय 19 बैंक राष्ट्रीयकरण हुए थे। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? तो 101वां आपका संविधान संशोधन अधिनियम है 2016 का, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है। देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST आपकी 1 जुलाई 2017 से जो है
लागू है और इसे भारत के संविधान के 122वें संविधान संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भैया न्यूनतम आयु यहाँ पे 35 वर्ष होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो 35 साल होगी आपकी आयु। ठीक है, अनुच्छेद कहता है 157 ये बात कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 साल की आयु होनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? तो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के अनुच्छेद 51A के खंड H में, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा का उल्लेख है। ज्ञात है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान का निर्देश देता है? तो समान नागरिक संहिता है आपकी अनुच्छेद 44 में। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 26 सभी धर्म के लोगों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 26। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं? तो भाई सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट है, सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन डैश में भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन आपका मार्च 1946 में भारत आया था। ठीक है, और इस मिशन के सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो कि अध्यक्ष था, बोर्ड ऑफ ट्रेड का पैंथिक लॉरेंस थे भारत राज्य सचिव, और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ठीक है, इसने प्रांतों के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया, प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की और प्रांतों को आबासा 3 श्रेणियों में विभक्त कर दिया। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम डैश के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन समाप्त हुआ था वो 1858 के एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, और कंपनी से शासन ले लिया गया और ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव यानी कि भारत मंत्री का नया पद किया गया था, 1858 के तहत सृजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई जब दिसंबर 1885 में देश भर के डैश प्रतिनिधि मुंबई में मिले थे। तो भैया कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। घुमा के क्वेश्चन पूछा है लेकिन क्वेश्चन वही है ना कि कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहली कांग्रेस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई। A. ह्यूम के द्वारा की गई थी जो एक अवकाशप्राप्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ठीक है, इनका पहला अधिवेशन कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की थी और इसके प्रथम महासचिव जो थे वो A. ह्यूम थे। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद ने करी है। कब की है? तो 1897 में हावड़ा जिले के पश्चिम बंगाल के बेलूर में की थी और इसे 1909 में 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया था। ठीक है, कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? तो कॉर्नवालिस ने 1793 में। कब? 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व को स्थायी बंदोबस्त प्रणाली आरंभ करी। इसे इस्तेमारी, जागीरदारी और मालगुजारी, बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है और ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। ठीक है, तो बंगाल और बिहार देख लो और उड़ीसा देख लो, तो यहाँ बंगाल बिहार का ऑप्शन है आपका। ठीक है, कौन सी वास्तुकला औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम का स्मारक है? तो बीबी का जो मकबरा है महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर में, जिसका पहले नाम औरंगाबाद था, में स्थित है और ये मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम का मकबरा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सरायों और आश्रय के निर्माण पर केंद्रित किया? तो मध्यकालीन शासक थे शेरशाह सूरी। इन्होंने सड़कों के किनारे सरायों का निर्माण कराया। या हिंदू और मुसलमानों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। प्रत्येक सराय की देखभाल शिकदार नामक एक अधिकारी करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो भाई पाल राजवंश का प्रथम शासक कौन था? गोपाल था, और वो बौद्ध मतानुयायी था। ठीक है। और नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण कराया। गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया है। पट्टद कला में जैन मंदिर का निर्माण डैश वंश के द्वारा कराया गया। तो पट्टद कला में जैन मंदिर का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट वंश द्वारा करवाया गया। जैन नारायण मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था, और ये मंदिर हिंदू मंदिरों की तुलना में अलंकरण में अधिक सादा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? तो प्रसिद्ध शासक कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। कनिष्क सभी कुषाण राजाओं में सबसे प्रसिद्ध और महान राजा था। कनिष्क महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है। किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी डैश है। तो माना चलती हुई वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? m, तथा प्रारंभिक गति कितनी होगी? तो मैं आंसर बता देती हूँ। इसमें गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाती है। ठीक है। तो माना चलती हुई वस्तु का द्रव्यमान m होगा, प्रारंभिक गति v होगी। ठीक है। तो गतिज ऊर्जा अगर हम K1 बराबर 1/2 mv² मान लें, अब गति आधी करने पर तो v2 बराबर v/2 हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसका फिलहाल आंसर में यही है कि अतः किसी गतिमान वस्तु की गति को आधी करने पर उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का 1/4 हो जाती है। ठीक है। ये आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिनके पास क्रमशः प्रोटियम, ड्यूटीरियम और टाइट्रियम है। ठीक है। ठीक। इन 3 समस्थानिकों के नाभिक में एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 0, 1 और 2 होती है। इन तीनों समस्थानिकों में ट्राइटियम हाइड्रोजन का रेडियो समस्थानिक है, जो निम्न ऊर्जा के बीटा कणों का उत्सर्जन करता है। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां यानी कि अस्थियां होती है? तो मनुष्य के हाथ में आपकी 27 हड्डियां होती है। कपाल और कलाई में 8 हड्डियां होती हैं। मेटाकार्पस या हथेली में 5 हड्डियां होती हैं। शेष 14 हड्डियों में उंगलियों और अंगूठे की हड्डियां होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पादप ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? तो ये है भाई जाइलम। जाइलम जो है वो ऊतक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है, जबकि फ्लोएम पौधों की पत्तियों से भोजन को पौधों के अलग अलग भागों तक पहुंचाता है। टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल जो है वो आपका पाया जाता है। सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाएगा, और अंगूर में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, डैश क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो दिए गए वाक्यों में क्रम की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य हो गया राहुल क्या जा रहा है, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है। राहुल क्या लिख रहा है, राहुल क्या कर रहा है, राहुल क्या सोच रहा है, ये सही है। ठीक है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो स्वच्छ का आपका पर्यायवाची हो जाएगा निर्मल। निर्मल, साफ, अमल, विमल, सुथरा इत्यादि। नीरज कमल का, नीरद बादल का है, और आपका ये पंकिल जो है वो कीचड़ युक्त का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है। किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है? तो बताओ भाई। तो दिए गए वाक्यों में मुहावरा संबंधी अशुद्धि बताइए। तो पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी, ये गलत है। इसका सही क्या होगा? पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। ठीक है। घूमने फिरने वाला साधु के लिए एक शब्द बताइए। तो घूमने फिरने वाले साधु के लिए होगा परिवारजक। तपस्या करने वाले को तपस्वी कहते हैं, योग करने वाले को योगी कहते हैं। श्रमण शब्द बौद्ध साधु और भिक्षुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आभार जो है वो संज्ञा शब्द जो है पुल्लिंग है, जिसका अर्थ किसी कार्य विषय बात का लिया जाने वाला भार होता है। उत्तरदायी, जवाबदेही, जिम्मेदारी इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द से सभी शब्द आपके स्त्रीलिंग होंगे। ठीक। जून 2025 में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो 2 जून 2025 को जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेयरबाख को 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने कुल 167 मत प्राप्त किए। 9 सितंबर 2025 से वो अपना कार्यकाल शुरू करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम में जो है
स्थापित किया गया। मार्च 2025 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया था और ये केंद्र जैन मुनि आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व में अहिंसा विश्व भारती संस्था के प्रयासों से स्थापित किया गया है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इसी के साथ ये देश का पहला राज्य बन गया है जहां सर्वाधिक यानी कितनी बार 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इस राज्य में राष्ट्रपति शासन मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा के कारण कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति के दृष्टिगत लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत कैंसर जीनोम एटलस किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया? तो फरवरी 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के द्वारा भारत कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया। यह भारत में कैंसर विशिष्ट बायोमार्करों की पहचान में मदद करेगा, जिससे स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाया जा सकेगा और भारतीय आबादी के लिए बेहतर उपचार रणनीति विकसित करने के लिए नवीन औषधि लक्ष्यों की पहचान की जा सकेगी। भारत जीनोम कैंसर कार्यक्रम की शुरुआत IIT मद्रास ने 2020 में की थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? तो उत्तराखंड जो है वो सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखंड 2025 लागू की गई है। 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 वर्ष पूरे हुए और योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2016 में शुरू की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जनवरी 2025 में 69,515.71 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ इस योजना को और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने हेतु मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान IICA पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला क्षेत्रीय परिषद किस स्थान पर खोलेगा? तो भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला क्षेत्रीय परिषद जो है वो मेघालय के न्यू शिलोंग टाउनशिप में खोलेगा। इस परिषद की स्थापना के लिए भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान ने न्यू शिलोंग टाउनशिप में 5 एकड़ भूमि, कितने एकड़? 5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण जून 2025 में किया और इस परिषद की स्थापना प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास पहल PMDEVINE के तहत 100.95 करोड़ रुपए की राशि के निवेश से की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है? तो जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में 20%, कितना? 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। ये आरक्षण पुलिस आरक्षी, प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी, घुड़सवार आरक्षी और फायरमैन की सीधी भर्ती में लागू होगा। पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी प्रदान की जाएगी। 31 मई 2025 को जम्मू कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई है? तो 31 मई 2025 को जम्मू कश्मीर की पहली चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर के कटरा स्टेशन से बांद्रा टर्मिनस तक चलाई गई है। ठीक है, उत्तर रेलवे के द्वारा कटरा से बांद्रा टर्मिनस तक 24 टन चेरी के परिवहन के लिए ये पहल की गई है। ठीक है, 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 8 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते? तो 27 से 31 मई 2025 तक गुमी दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 8 स्वर्ण पदक, कुल 24 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। चीन ने 19 स्वर्ण सहित कुल 32 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इस चैंपियनशिप ने भारतीय पुरुष धावक गुलवीर सिंह ने 2 स्वर्ण पदक 10,000 मीटर दौड़ और 5,000 मीटर दौड़ में जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुपातों का सही आरोही क्रम क्या होगा? तो इसमें मैं आंसर बता दे रही हूँ आपको। ये वाला होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व खुद करिएगा।
नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने 18,000 रुपये में 20 कुर्सियां खरीदी, उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है? तो देखो 20 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, और बराबर 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हुआ? ये हो गया आपका 18,000, ठीक। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ? तो 18,000 बटे 16, ठीक है। इसको काट दो, कितना निकल आया? 1125 निकल आया, ठीक है, ये आएगा आंसर। रेनू एक धनराशि का 10% सुषमा को देती है, शेष धनराशि का 20% रेखा को देती है, फिर शेष धनराशि का 50% सुरभि को देती है, फिर शेष धनराशि का 40% अवनी को देती है। अब यदि उसके पास 2700 रुपये की धनराशि शेष रहती तो अवनी को कितनी धनराशि दी गई है? तो देखो, माना रेनू के पास कुल धन कितना था? मान लो 100 था, ठीक। सुषमा को मिला धन बराबर 100 गुणे 10 बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 10। शेष धनराशि 100 में से आप 10 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 90 बचेगा, ठीक। रेखा को मिला धन तो 90 ऐसे ही कर दो, 90 गुणे 20 बटे 100 कितना आ जाएगा? 18। अब 90 में से आपको 18 माइनस करना, कितना बच जाएगा? 72। तो रेखा को 72 मिला। सुरभि को जो मिला था ना, तो 72 इंटू 50/100, ठीक है, कितना आ जाएगा? तो भाई 36 आ जाएगा। शेष धनराशि तो 36 में से 72 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 36 आ गया, ठीक है। अवनी को कितना धन मिला? तो अवनी को मिला 36 गुणे 40 बटे 100, ठीक है। तो इनका निकल आया 14.4। अब इनका माइनस करना है 36 से, कितना निकल आया? 21.6 रुपये, ठीक है। तो 21.6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 2700 हो जाएगा। अब यहाँ पे जगह नहीं बची, ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो 21.6 बराबर कितना हो जाएगा? 2700 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो एक यूनिट कितने का होगा? ये एक यूनिट हो जाएगा 125 रुपये का, ठीक है। तो 14.4 यूनिट कितना हो जाएगा? तो 125 इंटू 14. क्या कर दिया ये? 14.4, ठीक है। कितना निकल आएगा? तो ये निकल आ जाएगा 1800 रुपये, ऐसे, ठीक है। और अवनी को मिला धन कितना हो जाएगा भाई? तो 1800 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर 1800 आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो, एक कारखाने में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 6000 है, 100 तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन 12,000 है और गैर तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन 4000 है। कारखाने में श्रमिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना 6000, मुझे लगता है पेन चेंज कर लेना चाहिए, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, रेड कर लेती हूँ, ठीक है। देखो 6000 x बराबर 100, ठीक, इंटू 12,000, ठीक, प्लस x ब्रैकेट में करो इसको, x माइनस 100 4000। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6000x बराबर 12 लाख प्लस 4000 x माइनस 40,000, ठीक। फिर 6000 x माइनस 4000x बराबर कितना हो जाएगा? 80,000। तो 2000x बराबर 80,000 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा, x में इसको हटाओ, x बराबर 800 बटे 2 बराबर आएगा 400। तो श्रमिकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट है, दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर मैं बता देती हूँ, दिए गए व्यंजक का मान हो जाएगा 16। ये आपको निकाल लेना है, ठीक है। लास्ट में ये ऐसे निकलेगा 704 बटे 44 करोगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब ये कैसे आया ये आप निकालोगे, ठीक है। तो एक सेकेंड रुकिए, आगे बढ़ते हैं अभी हम। चलिए आगे कंप्लीट करें। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो पैराग्राफ को रीड करना है और इसका आंसर देना है। द स्टेट एम्बल्म इन एन
Adaptation of the line, capital of Ashoka or Sarnath. In the original, there are 4 lions mounted it back to back on a circular abacus, which is itself rests on on a bell. Sorry. एक मिनट. On a bell-shaped lotus. The frieze of the abacus has sculptures in high relief of an elephant, a galloping horse, a bull, and a lion, separated by intervening dharma chakras. The profile of the lion capital showing 3 lions mounted on the abacus with a dharma chakra in the center, a bull on the right and a galloping horse on the left, and outlines of dharma chakra on the extreme right and the left was adopted as the state emblem of India on January 26, 1950. The bell-shaped lotus was omitted. The motto Satyameva Jayate, which means truth alone triumphs, written in Devanagari script below the profile of the lion capital, is part of the state emblem of India. What is the center of national emblem? क्या होगा इसका आंसर? हमारा राष्ट्रीय प्रतीक की बात हो रही है कि केंद्र में क्या है, वही सेंटर में हमारे धर्म चक्र है. ठीक है. Which of the following animal is not included in national emblem? Elephant, bull, horse, tiger. तो एलिफेंट है भाई, अ ग्लम्पिंग हॉर्स है, अ बुल है, अ लॉयन है, बट टाइगर इट नहीं है. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रिपोजिशन. तो I tried dash relieve them dash their poverty. I tried to relieve them of their poverty. ठीक है. Choose the correct phrase to complete the proverb. God help those who. तो God helps those who help themselves. ठीक है. God भी उसी की हेल्प करते हैं जो अपनी खुद की हेल्प करता है. Write one word for the following group of word which cannot be read. तो जो पढ़ा ना जा सके मतलब एलिजिबल है ना. दुर्वाच, अपठनी, अपाठ्य कहलाता है. एलिजिबल. नेक्स्ट. निम्न पाई चार्ट और बार ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए भाई. और पाई चार्ट 6 विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या को तोड़ दिखाता है. इसको छोटा कर ले. चलो. विद्यार्थियों की कुल संख्या है 8500. बार चार्ट विद्यालय में छात्राओं की संख्या दर्शाता है. तो आप इसको ना स्क्रीनशॉट कर लो. पहले इसका कर लो ऐसे करके. ठीक. ले लिया. अब उसके बाद इसका कर लो. इसको छोटा कर देती हूँ. ये ऐसे और छोटा. ठीक है. इतना. ठीक. अब क्वेश्चन देखते हैं. विद्यालय डी में कितने छात्र पढ़ते हैं? तो विद्यालय डी में देखो तो ये कितने छात्र हैं. पढ़ने वाले कुल छात्राओं की संख्या कितनी थी? तो 8500 छात्र छात्राएं थे. ठीक. 85. ठीक. इंटू 14 यानी 14 100. तो काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1190. ठीक. बार चार्ट में स्पष्ट है कि विद्यालय डी में कितने छात्र थे? 340 छात्राएं पढ़ती हैं. 340. ठीक है. तो विद्यालय डी में पढ़ने वाले कुल छात्र कितने होंगे? तो 1190 में से आप 340 छात्राओं को माइनस कर दो तो 850 निकल आएगा आपका. ठीक है. ये हो गया आंसर. देखो. ठीक है. छात्राओं की संख्या दर्शा रही है. तो छात्राएं 340 थी. ठीक है. अब ई में कह रहा है विद्यालय ई में छात्रों की संख्या विद्यालय ए और बी के कुल छात्रों की संख्या में कितना प्रतिशत कम है. ठीक. तो विद्यालय ई में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? देखो भाई
8600, ठीक, बटे 100, करना वही काम है, ठीक है, इंटू 18 कर देंगे, ठीक, कितना आ जाएगा 1530। विद्यालय ई में कुल छात्रों की संख्या कितनी है 1530, उसमें से विद्यालय ई में छात्राओं की संख्या को घटा दो, तो 1530 में से 730 घटा दो, कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, ठीक। अब विद्यालय ए बी में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 8500, प्लस 12 प्लस 16 अपॉन 100 कर दो, 8500 इंटू 28 अपॉन 100 हो जाएगा 2380, ठीक। अब 2380 में थोड़ा लंबा है देखो इसको निकालना खुद ही, आंसर बता देती हूँ 3600 है, वो लंबा इसका वो रहेगा। विद्यालय डी में छात्रों की संख्या विद्यालय डी बी में छात्राओं की संख्या का अनुपात कितना होगा, तो भैया देखो विद्यालय डी में 850 छात्र थे, ठीक, और डी में छात्रों की संख्या विद्यालय बी में छात्राओं की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 850 अनुपात 680, 850 और 680 में से कितना हो जाएगा 5:4 का अनुपात हो जाएगा। ये सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्यालय में वो विद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या के संबंध में छात्राओं की संख्या का अनुपात सबसे अधिक है, तो भैया वो विद्यालय है आपका, इसका बहुत लंबा जाएगा सी, ये बता दे रही हूँ मैं, ठीक है। यदि 20% छात्र वाला इसका भी आंसर बता देती हूँ, 7072 आएगा इसमें आंसर, ठीक है। अब निकालिएगा खुद इसका भी आप वो ले लो स्क्रीनशॉट 61 का मिल लिया, अब इधर ले लो ऐसे 61 का आपका आंसर हो जाएगा ये 47.75 रुपये। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं। 62 का आंसर हो जाएगा आपका 65.90। 63 का आंसर हो जाएगा 56.59%, ठीक है। 64 का आंसर हो जाएगा 800 रुपये। 65 का आंसर हो जाएगा 91.57। ये भी, इसको भी कर लो चार्ट वाला, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसको छोटा कर देती हूँ, ये लो, यहाँ से ले लो। 66 का आंसर हो जाएगा इसमें, दो करके देखो, ठीक है। 66 में आंसर आ जाएगा आपका 86 सेकेंड। 67 में आंसर आ जाएगा 9.78 सेकेंड। 69 और 68 और 69 देखो, 68 में आएगा 91.82। 69 में आंसर आएगा 529.2 किलोमीटर। 70 में आ जाएगा ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 71 का देखो, ये हो जाएगा 72 में सी हो जाएगा। 73 में 2002। 74 75 में सी। 76 में डी।
ठीक है, आगे बढ़े। चलो यहाँ पर भाई वैन डायग्राम वाला है तो बना लेते हैं। कथन कह रहा है कि सभी फूल पेड़ हैं, ठीक है। तो ये हो गया भैया फूल और ये हो गया भैया पेड़, ठीक है। तो फूल को हम एफ से लिख देते हैं और पेड़ को लिख देते हैं टी से। सभी शाखाएं पत्तियां हैं, तो भैया ये हो गई शाखाएं एस और ये हो गई पत्तियां यानी कि लीफ, ठीक। अब कह रहा है कोई फूल पत्ती नहीं है, तो भैया हाँ बिल्कुल कोई फूल पत्ती नहीं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक। अब बात करी जाए निष्कर्ष की कि कोई शाखाएं फूल नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी शाखा आपकी फूल नहीं है। कोई पेड़ जो है आपका पत्ती नहीं है, कोई पेड़ आपकी पत्तियां नहीं है, तो ये भी बात सही है, कोई पेड़ आपकी पत्तियां नहीं है। केवल निष्कर्ष एक जो है वो आपका कथन के अनुसार पूरा तरीके से है, ये वाला, ये आंसर होगा मेरे हिसाब से। तो दोनों आंसर होना चाहिए, कोई शाखा आपकी फूल नहीं है और कोई पेड़ आपका पत्ती नहीं है, दोनों ही आंसर होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो दोनों होना चाहिए, आप लोग क्या कहते हो बताइएगा। चलो 78 को सॉल्व करो भाई। तो यहाँ पे जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे करना है। तो 124 इंटू की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इंटू आपका डिवाइड कह रहा है, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो 124 को का भाग करना है आपको 4 से, 4 का भाग नहीं करना है, 4 को प्लस करना है 13 से, ठीक। प्लस 13 को माइनस नहीं करना है 3 से बल्कि इंटू करना है, 3 को प्लस नहीं करना है 36 से बल्कि माइनस करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो बॉड मास लगाइए और फटाफट से कर लीजिए, ठीक। तो कितना आ जाएगा भाई, तो 4 से 124 को डिवाइड करो 31, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 39 आ जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस कर देंगे 36, ठीक। तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 39 आ गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे वही बॉड मास वाला चलेगा, 70 माइनस 36 हो जाएगा, आया कितना 34। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 34, ठीक है। 29 दिनों के एक महीने में दूसरा गुरुवार महीने के 13वें दिन पड़ता है। महीने के आखिरी दिन के ठीक पहले वाले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 29 दिनों के लिए एक महीने में यदि गुरुवार महीने के 13वें दिन यानी कि 13 तारीख को पड़ता है, तो 20 और 27 तारीख को भी गुरुवार का दिन होगा। अब जोड़ो, इस प्रकार महीने के आखिरी दिन से एक पहले यानी 28 तारीख को क्या होगा आपका, शुक्रवार होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सेकंड, चलिए आगे देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है a b की बहन है। अच्छा, तो हम डायरेक्ट पहले ये लगा लेते हैं। तो m प्लस यू का मतलब क्या हुआ, m जो है वो u की बहन है, m u की बहन है, तो बहन के लिए हम ये लगा देते हैं, ठीक है भैया। u यानी कि भाई हो गया, या हो सकता है बहन भी हो। चलो आगे बढ़ते हैं। u माइनस एच देखो, तो u b की माँ, u h की माँ है, u जो है वो h की माँ है, तो यानी भैया ये मम्मी हो गई, ठीक है। तो ये मौसी हो गई एम भैया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, है ना, इतना तो निकाल लिया हमने, दोनों बहने बहने हो गई। चलो h और s का देख लेते हैं। तो h जो है वो s का पिता है, h जो है, अरे इनका भी बच्चा है, अरे अब h का बच्चा कहाँ बनाऊँ, h का बच्चा है, h जो है वो s का पिता, ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। s जो है वो s का पिता है, ठीक। अब s जो है वो b का पति है, s जो है वो b का पति है,
तो एस का यू से क्या संबंध है? तो भैया ये तो सीधी सी आप बात है कि एस जो है वो यू के क्या है। तो भाई ये तो इनके दादी हुई यू एस की, है ना। तो बेटे का बेटा होगा इसमें मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या आंसर होगा बताओ भाई? एस जो है यू के बेटे का बेटा, यही आंसर आएगा। ठीक है ना, ये दादी हो गई ना इसकी, एस यू इसकी दादी हो गई। ठीक, ऐसे आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। राजभाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा है वो भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है। राष्ट्रभाषा वो है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। राजभाषा हमारे देश की संपर्क भाषा है। राजभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव रहता है क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की संस्कृति परंपराएं जुड़ी रहती हैं। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो तो सकता है लेकिन वो नहीं भी हो सकता क्योंकि वो अपने देश की भी हो सकती है, किसी गैर सियासी शासक को भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हिंदी राजभाषा के रूप में विराजित है। 16 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में और अंग्रेजी में किया जाता है। धारा 210 के अंतर्गत राज्य के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। धारा 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इस भाषा के प्रसार तथा प्रचार के लिए महात्मा गांधी का योगदान रहा है। धारा 344 में राष्ट्रपति को शासकीय कार्य में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक करने के लिए कहा गया। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात करी गई है? तो भैया इसमें सीधी से सीधी ज़्यादा जोर देने की बात करी हिंदी भाषा पर। ठीक है, किसी भारतीय भाषा को विश्व भाषा बनाने की ज़्यादा संभावना है, तो विश्व भाषा बनाने की सबसे ज़्यादा संभावना जो है वो हिंदी भाषा को है। ठीक है, राजभाषा के प्रमुख लक्षणों में इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो राजभाषा के प्रमुख लक्षणों में सामान्य जनभाषा, हमारे देश की संपर्क भाषा तथा जनता की भावात्मक और सांस्कृतिक भाषा को स्वीकार किया जा सकता है। राजभाषा का क्षेत्र सीमित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी? तो भैया मान्यता जो है वो 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक मान्यता प्रदान हुई थी 343 एक अनुच्छेद के अनुसार। इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। तो भैया इसका उचित शीर्षक प्रस्तुत गद्यांश का आपका उचित शीर्षक होगा राजभाषा और राष्ट्रभाषा। ये होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे भी है निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विद्या है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना, प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रसिद्ध शब्द निबंधी है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के निबंधों में धर्मशास्त्री सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी। इनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध तो ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या व्यक्तित्व का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विद्याओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। ये इस बात का प्रमाण है कि गद्य और इसकी विद्याएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल है। मोटे रूप से स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियाँ दिखाई पड़ती हैं, सामयिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है, भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतीय युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होगा भाई? तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक निबंध क्या है ये होगा। ठीक है, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? तो हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ हुआ है। ठीक है, निबंध के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? तो वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का गुण नहीं होता। ये जो आपका है असत्य कथन है, क्योंकि वर्तमान काल में निबंधों में व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का गुण सर्वप्रधान है। शेष कथन बाकी आपके सत्य हैं। आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है स्वाधीनता, है ना।
स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। भारतीय हिंदू और उनके युग के संदर्भ में क्या सत्य कथन है? तो हिंदी साहित्य में भारतीय हिंदू और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा आरंभ होता है। भारतीय हिंदू और उनके युग के संदर्भ में ये आपकी सत्य कथन है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79। ठीक है। भारत में संसद के गठन का प्रावधान करता है और संसद का गठन राष्ट्रपति उसके दोनों सदनों से होगा। लाई हारोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है? तो लाई हारोबा आपका मणिपुर का एक पारंपरिक त्यौहार है जिसे नृत्य और संगीत प्रदर्शन के माध्यम से मनाया जाता है। लाई हारोबा भारत के मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का एक सबसे प्रारंभिक रूप है। ठीक है। होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? होला मोहल्ला का त्यौहार जो है वो सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। ये सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्रिदिवसीय त्यौहार है जो प्रायः मार्च के महीने में पड़ता है। ठीक है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है भाई? तो मालगुडी डेज के लेखक हैं R.K. नारायण। इसको कौन भूल सकता है? हम लोग के समय में मालगुडी डेज चला करता था नेशनल पे। कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान डैश की सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। तो भारत में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है आपका कालिदास सम्मान। एक कला पुरस्कार है और इस पुरस्कार का नाम प्राचीन भारत के प्रसिद्ध संस्कृत लेखक कालिदास के नाम पर रखा गया। कालिदास सम्मान पहली बार 1980 में प्रदान किया गया था। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 2025 को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस NVD मनाया गया। ठीक है। दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दाची गाम आपका जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। श्रीनगर में। राष्ट्रीय उद्यान हंगुल जो है कश्मीरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन शार्क की स्थापना कब हुई? तो शार्क की स्थापना आपकी दिसंबर 1985 में की गई थी और इसका मुख्यालय आपका काठमांडू में है। ठीक है। इसमें 8 सदस्य देश होते हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। शार्क के 14वां सम्मेलन 2007 अप्रैल में हुआ था। अफगानिस्तान को इसका 8वां सदस्य उसमें बनाया गया था। ठीक है। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से नहीं लगता है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ज़िले जो हैं चीन के तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि जो आपका अल्मोड़ा ज़िला है वो तिब्बत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो देश और राजधानी। ठीक है। तो केन्या की राजधानी है आपकी नैरोबी। नामीबिया की राजधानी है विंडहाक। गाना की राजधानी है अक्रा। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। आज का वीडियो थोड़ा सा लेट जाएगा, मतलब ये 12 बजे नहीं जाएगा, 12 बजे के बाद अपलोड होगा। थोड़ा सा किन्हीं कारणों की वजह से और थोड़ा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे लेट हो गया इसको डालने में। इसकी क्षमा चाहती हूँ, नहीं तो ये 12 बजे आ जाता है। तो अभी 12:04 हो रहा है, तो आधे घंटे बाद ये अपलोड हो जाएगा। हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, हो सकता है अभी 12:15 तक भी हो जाए। जितना अपलोडिंग में टाइम लगेगा बस उतना ही समय लगेगा। बाकी मैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है अभी अपलोड कर देती। ठीक है। तो धन्यवाद और पढ़ते रहिए। बस 4 इसमें हमारे मॉडल पेपर और रह गए हैं और अब समय भी बचा नहीं है ज़्यादा। ठीक है। 6-7 तारीख को आपका पेपर है, तो पढ़ते रहिए, सब बता ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।